नमस्कार, मैं वंदना त्रिभुवन सिंह हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान के बाद यदि कोई आपकी जान की रक्षा करता है तो वो डॉक्टर ही है। वो डॉक्टर ही है जो मरीज़ की जान बचाने में दिन रात एक कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज ऐसे ही एक बहुत ही अनुभवी एवं बेहद समर्पित डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बीच में हैं, जिनसे आज हम उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वर्तमान में एरा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लखनऊ में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं और नेशनल टास्क फोर्स NTEP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत के वाइस चेयरमैन भी हैं तथा उत्तर प्रदेश टीबी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। पूर्व में डॉक्टर साहब वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के इंटरनेशनल गवर्नर रह चुके हैं। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैफई में डायरेक्टर रह चुके हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और डॉक्टर साहब भारतवर्ष के 5 चेस्ट डिजीज़ के मेजर एसोसिएशंस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब को चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने हेतु डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड के अलावा कई और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। साथ ही डॉक्टर साहब हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की आंतरिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं तथा ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यों एवं व्यक्तित्व पर आधारित एक पुस्तक कॉम्बैटिंग टीबी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद डॉयन ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन का प्रकाशन भी किया गया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हेल्प यू एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में। हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अपने स्थापना वर्ष 2012 से ही निरंतर कमज़ोर और निर्धन वर्ग के उत्थान हेतु अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। लोगों को उनके स्वास्थ्य के देखभाल हेतु जागरूक करने के लिए ट्रस्ट द्वारा समय समय पर कई शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है, जैसे जांच शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, टीबी अवेयरनेस शिविर, योगा शिविर, कैंसर चेकअप शिविर आदि सभी शिविर निःशुल्क आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रस्ट द्वारा विश्व फेफड़े दिवस के अंतर्गत ये ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों का विवरण ट्रस्ट की सोशल मीडिया व वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी बर्थ प्लेस क्या है और आपके पेरेंट्स के बारे में आप कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, मैं 1950 में एक बस्ती ज़िले में छोटा सा कस्बा है जिसको मुंडेरवा कहते हैं जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। ओके कस्बा ही था छोटा सा, जी, और मेरी जो शुरू की जो पढ़ाई है वो भी वहीं से हुई। ओके मैंने शुरू में जूनियर हाई स्कूल में 1 से 5 दर्जे को जिसे कहते हैं जी, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी स्कूल कहते हैं। प्राइमरी स्कूल, राइट। प्राइमरी स्कूल एक वहाँ शुगर मिल है मुंडेरवा में, उससे ही वो प्राइमरी स्कूल रन किया जाता था। ओके, उसमें मेरी सबसे पहले एजुकेशन उसी में हुई। ऑलराइट, उसके बाद मैंने जूनियर हाई स्कूल यानी 6 to 8 जी सर, वहीं मुंडेरवा में ही एक आहरा जगह है बगल में, वो स्टेट है आहरा। बस्ती जिला काफ़ी स्टेट्स हैं छोटे छोटे, हाँ जी, तो आहरा उन्हीं के ज़मीन पे वो जूनियर हाई स्कूल आहरा जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट का है, उसमें मैंने 6 से 8 दर्जे का शिक्षा प्राप्त करी। जी सर, उसके बाद मेरे पिताजी ने वहाँ पढ़ाना, आल्दो वहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल थे, लेकिन मेरे पिताजी वैसे एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक वहाँ से 15 किलोमीटर दूर खलीलाबाद, अब तो नया ज़िला बन चुका है संत कबीर नगर, पहले बस्ती ज़िले में ही था जी, मैंने वहाँ से अपना जूनियर हाई स्कूल किया, ओके, सॉरी हाई स्कूल किया, हाई स्कूल, राइट, 9 और 10। जी, मैं उस स्कूल में बायोलॉजी सेक्शन का टॉपर रहा था, तो मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं इसी स्कूल में, आप जानती हैं किसी स्कूल में आप टॉप करते हो
तो उस स्कूल में आपका थोड़ा नाम भी रहता है, वाकिफ भी रहते हैं, सारे सब टीचर्स टीचर्स जानते हैं। जी तो मेरी तो परम इच्छा थी कि मैं उसी स्कूल में इंटरमीडिएट भी करूं। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ मैं पिताजी को कोट करना चाहूँगा, अब नहीं हैं, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, ये अब 10 के बाद, अब मतलब 8 के बाद यहाँ नहीं पढ़ना है। ओके। और वो खलीलाबाद में एक HR इंटरमीडिएट कॉलेज था उस ज़माने में, बहुत मशहूर, अभी भी है, अब तो डिग्री कॉलेज हो गया है, जी सर। बहुत ही मशहूर बस्ती ज़िले के कॉलेजों में वो ओके। माना जाता था। वहाँ से मैंने 9 और 10 दर्जा पास किया। ओके। और वहाँ भी हमने बायोलॉजी सेक्शन में एक तरह से टॉप किया, वाह, परफेक्ट। तो वहाँ जाना पड़ा शुरू से ही आपका पिताजी की इच्छा के अनुसार जी से। जी उसके बाद जब मैंने हाई स्कूल कर लिया तो मेरी इच्छा फिर थी वहीं से मैं इंटरमीडिएट करूं, जी लेकिन पिताजी ने फिर नहीं कहा, नहीं। उस वक्त क्या था, मेरे जो बड़े भाई साहब थे, जी सर। डॉक्टर बजरंग दास है, वो उस वक्त KGMC में MBBS कर रहे थे। ओके, यही हाँ लखनऊ जी, में। लखनऊ में। जी तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा, नहीं, इसको अब आप तुम लखनऊ ले जाओ। जी सर। तो मैं तो बहुत ही मतलब चिंता में पड़ गया कि मैं ये कॉलेज छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और उस ज़माने में जो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है जी वो बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस में हुआ करता जी था, सर, आज भी। आज भी है। हाँ जी। और वहाँ पर मेरिट से एडमिशन होता था, ऐसे नहीं होता था। ओके। तो जब मैंने वहाँ, तो मैंने अप्लाई तो करा दिया इन लोगों ने, ज़बरदस्ती कही हाँ है। जी। और मेरे मन में हमेशा ये सोचता रहा कि मेरा एडमिशन ना होता तो ज़्यादा अच्छा, मैं यहाँ तो पढ़ी, वहाँ का मैं टॉपर था, वहाँ तो जी। पढ़ूंगा। आपके फ्रेंड्स, आपके हाँ, टीचर्स, सब थे, सबसे लगाव भी हो जाता लगाव है। हो गया था। तो लेकिन वो पहली लिस्ट में हमारा एडमिशन हो गया। वाओ। तो उस तरह मैंने इंटरमीडिएट अपना जो है वो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से किया। जी BSc में भी 1 साल की स्टडी करी हमने। जी सर। और उसके बाद मैं 1970 में जो है वो KGMC में PMT के थ्रू मैं MBBS में सेलेक्ट हो गया। वाओ। तो इस तरह से MBBS में आने की मेरी यात्रा ये रही। तो सर, और MBBS का भी मैं बताऊं हाँ, कि वही मेरा सवाल था कि वो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली? आपके प्रेरणा भाई? स्रोत कौन थे? प्रेरणा स्रोत तो हम कहेंगे हमारे पिताजी थे। ओके। पिताजी हमारे अच्छे बिजनेसमैन थे। जी मुंडेरवा में, यू कस्बे में कपड़े का व्यापारी थे वो। जी और हम खुद चाहते थे उसी, जो कि अच्छा बिजनेस था, बड़ा नाम था उनका भी। जी। तो उनको लोग मुंडेरवा नरेश कहते। वो एक्चुअली कपड़े का बिजनेस कानपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद 3 जगह से होता था, होलसेल की बिजनेस। ओके। तो उनको बॉम्बे में लोग कहते थे कि भाई ये मुंडेरवा नरेश हैं। Oh तो my आप समझ God. सकते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा था। फ्लरिश कर रहा होगा उस समय। तो हम लोग तो यही चाहते थे, हम तो यही चाहते थे, बिजनेस अच्छा है, क्यों नहीं यहीं बैठें और बिजनेस करें, हाँ और जी। कोई पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर पिताजी आड़े आए, उन्होंने कहा नहीं, बिजनेस में तुम लोगों को नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा इनको ले जाओ लखनऊ में पढ़ाओ, पहले इंटरमीडिएट कराओ और वहीं से ये PMT में बैठेंगे। और लकली में तो हमारे प्रेरणा स्रोत, हम हमेशा कहते हैं, हमारे पिताजी हैं। आज अगर हम लोग 2 डॉक्टर फैमिली में, भाई साहब भी बड़े, वो सर्जन हैं। हाँ जी। उन्होंने KGMC से MBBS और MS सर्जरी किया। ओके। और मैंने KGMC से MBBS और MD TB चेस्ट किया। जी तो हम दोनों लोग डॉक्टर बनने की जो मेन, क्योंकि देखिए हम ऐसे छोटे कस्बे से आते हैं। जी उस ज़माने में ऐसा समय था कि कोई जानता भी नहीं था कि ये डॉक्टर बनते कैसे हैं, हाँ जी। क्या होती है PMT, कैसे इम्तिहान होता है। पहले डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा अभी भी है बहुत इज्जत, लेकिन उस समय बहुत मान हुआ करता था। लोग सोचते मतलब हाँ, पहुंच के जी, बाहर लगा जी, करता था। पहुंच के बाहर। और उनको, और वहाँ उस कस्बे में किसी को नहीं पता था। जी पता कैसे लगा, ये एक तो भाई साहब पहले हमसे आ गए। जी लेकिन भाई साहब के लिए हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत करी। वो एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ आते थे, जी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, और कुछ और लोग थे जो उनके दोस्त थे वहाँ के। जी। तो उनसे वो पूछते थे भाई कैसे ये डॉक्टर बनते हैं। तो उन्होंने बताया भाई इसका एक टेस्ट होता है, बच्चों को टेस्ट में बैठाइए, जी तो और उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो डॉक्टर बना। हम लोगों का सौभाग्य था, हम तो यही कहेंगे
कि हम दोनों ब्रदर्स जो हैं वो इसी केजीएमसी से ही अपनी एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस दोनों यहीं से किया गया। और इसमें आपके फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो तो हम ये कहें फादर के बारे में, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन, और पढ़े लिखे ज़्यादा तो नहीं थे। वो 8 दर्जा, हमारी दादी बताती थी कि इनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। हो सकता है यही कारण हो हम लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं भाई हम तो, लेकिन वो 8 दर्जा उस ज़माने का भी बहुत महत्व रखता था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अपने बिजनेस में बहुत माहिर थे और वो कर्मठ आदमी थे। और उन्होंने हम लोगों को भी सिखाया कि कर्म ही सेवा है। वो भी मतलब उनका भी था, बहुत पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे जी। सनातन धर्म पुराना जो है वो मानते थे जी। और उनके दिमाग से हमेशा हम लोगों ने सुना 2 चीज़ की उन्होंने हमको पाठ दी, देखो भाई काम ही से सब कुछ इंसान बनता है जी, बिल्कुल। कर्म ही पूजा है। और दूसरा उन्होंने हमें गायत्री मंत्र के बारे में शुरू से हम लोगों को बताया कि भाई ये बहुत, इस मंत्र का जाप किया करो और इससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन बिना काम के सफलता नहीं मिल सकती है। तो ये तो हमने लेसन सबसे पहले अपने घर से सीखा। हाँ जी, वाह। अपब्रिंगिंग आपकी बहुत अच्छी रही। जी जी। सर, आपने डॉक्टर बनना चुना, उसके बाद आपने टीबी और चेस्ट की ही फील्ड में जाना क्यों चुना, एमडी करने के लिए? आपने बहुत ही अच्छा मेरे दिल में प्रश्न रहता है ये। देखिए, जब हमने 75 में जब एमबीबीएस 74 में एमबीबीएस कर लिया, 1 साल का इंटर्नशिप 75 में चला जी। मैं अपने बैच में फर्स्ट 15 बॉयज़ में आता था। ओके, वाह। कभी एमबीबीएस में फेल नहीं हुआ जी। उन जमानों में फेल बहुत होते थे, एमबीबीएस का रिजल्ट बहुत पुअर रहता था, खासकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं शुरू के पहले 15-20 बच्चों में मेरा नाम था जी। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट में एमडी एमएस कर सकता था। हाँ जी, इतनी उस जमानों में मेरिट से एडमिशन होता था जी। तो मेरी मेरिट ऐसी थी मैं किसी में। लेकिन अब और उस ज़माने में मैं एक बात और बता दूं कि जो टीबी और चेस्ट, टीबी विभाग था उस समय जी। बहुत ही खराब माना जाता था। उसमें तो टीबी भी बहुत प्रेवलेंट था। हाँ, आज तो कम हो गया है। तो बहुत खराब माना जाता था। कोई अच्छे कोई लड़के लड़कियां तो आती नहीं थी, लड़के लड़कियां लोग नहीं आते। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसमें तो कोई जाता नहीं, तो क्यों नहीं ये डिपार्टमेंट चूज़ किया जाए। और उस वक्त दिमाग में एक बात थी कि यहाँ मेरी मेरिट, चूँकि ऐसे मेरी मेरिट का तो वहाँ कभी कोई गया ही नहीं, तो मेरी बात है कि मेरे और नंबर 2 के बीच में बहुत बड़ा गैप था मेरिट में। और मेरे दिमाग में यही बात था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है इस विभाग में मेरा जो है भाग्य कुछ संवर जाए जी। और मैं क्लिक कर जाऊं जी। और आज के दिन मुझे बताने में कोई परहेज नहीं है कि वैसा हुआ। मैं चेस्ट के डिजीज़ में, अभी आप धीरे धीरे जानेंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको भगवान ने मुझे नहीं दी, और सब चीज़ मुझे प्राप्त हुआ। तो वो जो इनिशियल डिसीजन था वो बता दें, हमारे उस ज़माने में कोई जाना नहीं चाहता था। भारतवर्ष के 5 मेजर एसोसिएशंस के अध्यक्ष रहे हैं आप, तो ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि आपने कितने वंडर्स किए हैं इस फील्ड में। तो मुझे नेशनल अवार्ड जी, मुझे कोई इस बात का, मैं कभी रिपेंट नहीं करता हूँ कि मैंने, और हम लोगों ने काम करके जो टीबी डिपार्टमेंट था उसको पल्मोनरी मेडिसिन और पल्मोनरी और इंटरवेंशनल पल्मोनरी में बहुत सी चीज़ों का, वही है मेरे दिमाग में, वही था, काम करना है जी। और काम करके ही आगे बढ़ सकता है इंसान जी, बिल्कुल, जैसा कि आपके पिताजी ने भी हमेशा सिखाया। जी, जैसा हमें सिखाया और हमने काम किया, और हमें बड़ी खुशी बताते हुए हो रही है कि हमने मतलब बहुत ही हम अपने जीवन से बहुत सेटिस्फाई रहते हैं। और हमेशा हमें लगा कि भगवान ने हमें
वो सब कुछ दे दिया जो जो एक चेस्ट फिजिशियन वो जब भी एवरी टाइम आई मीट यू ना, वो आपके फेस से दिखता है, वो एक सुकून झलकता है। जी 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 सर, आपकी केजीएमसी से लेकर सैफई तक की और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट तक की, दिल्ली तक की पूरी जर्नी अगर आप शेयर करें, देखिए कैसे? ऐसा, मैं केजी में जब मैंने एमडी कर लिया जी 79 में, जी सर। तो उस वक्त केजी में कोई पोस्ट फैकल्टी पोजीशन में नहीं थी। जी तो जब मैंने एमडी किया तो मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग मेरी जो है वो प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस में हुई, और वो एक रुद्रपुर में 31st पीएसी बटालियन है, उसमें एक हॉस्पिटल है, जी उसका मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की जगह मुझे मिली। ओके। और जब मेरा वो अपॉइंटमेंट हुआ तो मैंने अपने हेड, उस वक्त हमारे हेड प्रोफेसर बीके खन्ना साहब थे, हमारे मेंटर थे, अब वो नहीं हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर मेरा हो गया है तो मैं क्या करूं, यहाँ रहूं या वहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा जो रेजिडेंसी प्रोग्राम था वो केजीएमसी में पूरा हो चुका है। बोले भाई हम तुम्हें बहुत क्या करेंगे, 1 साल के लिए और दे देंगे, तो उसके बाद तो हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, इसलिए नौकरी मिल रही है तो जाके ज्वाइन करो। जी आने की पे आई, यहाँ पे देखते रहो, जब कभी पोस्ट आएगी तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो इस दिश से मैंने 80 से लेके 84 तक वहाँ 31st बटालियन पीएसी की, वहाँ मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज था। वाह। इसी बीच में क्या हुई कि जब मैं पीएसी में मेरी पोस्टिंग थी, तो आपने ब्रिजलाल साहब का नाम सुना होगा। जी। अब तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। जी उस वक्त वो एक ज़माने में वो डीजीपी भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ओके। तो हम दोनों एक ही ज़िले को बिलोंग, तो मेरी पहली पोस्टिंग जब वहाँ रुद्रपुर में हुई पीएसी में, जी तो कई कमांडेंट मेरे सामने आए, लेकिन ये भी एक कमांडेंट थे मेरे। ओके। तो यहाँ वहाँ से मेरी इनकी दोस्ती शुरू हुई। जी और मेरी पीएसी उन दिनों कुछ आसाम में टर्मोइल चल रहा था, तो आसाम गई। ओके। नॉर्थ लखीमपुर एक ज़िला है, तो हमको ब्रिजलाल साहब ने कहा डॉक्टर साहब आपको भी चलिए। तो हम इनके साथ, हमारी पूरी फैमिली, बच्चे हमारे छोटे थे उस वक्त, जी और हम लोग, वो ट्रेन पूरी रिजर्व हुई और उस ट्रेन में बैठ के हम लोग आसाम तक कमांडेंट ब्रिजलाल के साथ काग गए। पूरी पीएसी गई। जी सर। नेचुरली डॉक्टर का भी रहना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। पीएसी का कुछ हिस्सा गया, सारा नहीं, लेकिन कुछ पार्ट, काफ़ी पार्ट गया। जी ये भी मेरी सौभाग्य, मैं तो कभी कभी कहता हूँ। हुआ क्या कि पोस्ट जब मैं यहाँ से गया था तो कोई पोस्ट केजीएमसी में नहीं थी। जी ये 84 से पहले का बता रहे हैं आप? ये 84 से पहले जी थी। ये 80 84 से लेकर 84 के बीच। जी तो 80 में क्या हुआ, हम लोग शाम को, वहाँ ज़्यादा काम तो होता नहीं था भाई ऑफिसर्स के लिए, जी तो हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, जी हम और ब्रिजलाल साहब। दोस्ती हमारी हम लोगों की काफ़ी, क्योंकि वो भी यंग थे, मैं भी यंग, मेरी पहली पोस्टिंग थी, वो भी काफ़ी यंग आईपीएस थे। जी तो खेल रहे थे, तो एक कोई उनके पास, उन जवानों में ये मेल वेल तो था नहीं, तो कोई उनके वो आया जो उनका जो टेलीप्रिंट वो आता है ना, पीएससी वालों के पास होता है, उससे आया कि भाई एक कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई लखनऊ में। जी तो ब्रिजलाल साहब से मैंने कहा ऐसा भाई, मैं एक महीना यहाँ रह चुका हूँ, वहाँ के भी भाई पीएससी के जवान हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा मैं कुछ दिन के लिए वहाँ भी रह आऊँ और उन जवानों को मदद कराऊँ। जी तो बोले नहीं डॉक्टर साहब आप ये इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसको ले करके उन्होंने मुझे अलाउ किया, और मैं काफ़ी घूमा भी उस जवानों में, आसाम, गुवाहाटी भी गया। मेरे साथ उन्होंने एक जो पत्रवाहक था वो भी मेरे साथ लगाया। जी और जब मैं यहाँ लखनऊ आया, तो लखनऊ में जब आता था तो एक मन में तो थी कि भाई पोस्ट निकली कि नहीं निकली। जी जी तो मैं डायरेक्टर ऑफिस मेडिकल एजुकेशन का हजरतगंज में ही पहले है, जी तो वहाँ मैं चला गया हाँ जी ऐसे ही, जी क्यूरियसिटी बस, जी कि कोई अखबार में तो हमने पढ़ा नहीं। तो जो एक थे वहाँ पर ऑफिस के इंचार्ज मुइन साहब, मुझे आज भी याद है, जी तो उन्होंने जब मुझे देखा
तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या आप फार्म लेके आए हैं क्या? मैंने कहा किस चीज़ का फॉर्म? तो बोले अरे तो पोस्ट तो एडवर्टाइज हो गई है ये KGMC में लेक्चरर की, TVHS हाँ डिपार्टमेंट जी, में। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो आसाम में था। तो बाई द वे मैं आज मैं गुवाहाटी से मैं लखनऊ आया हूँ और मेरी रात को रिजर्वेशन है नैनीताल एक्सप्रेस से जी। रुद्रपुर जाने के लिए। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं सोचा एक बार आपसे मुलाकात कर लूँ। जी। और बोले डॉक्टर साहब ये दिन था फ्राइडे का। जी सर। बोले डॉक्टर साहब मंडे को इस फॉर्म की लास्ट लास्ट डेट। डेट, ओह गॉड। तो टच वुड मैं तो यही कहूँगा, डेस्टिनी, डेस्टिनी है, नियति डेस्टिनी है, है। नियति है ये। जी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, हमने कहा भाई आप लीजिए, नैनीताल आप जा ही रहे हैं, आप रुद्रपुर जा ही रहे हैं, नैनीताल जाइए, क्योंकि वो CMO हमारा नैनीताल में रहते थे, जी। और उनसे ये फॉर्म फॉरवर्ड कराना है, ओह गॉड, इतना और लंबा प्रोसेस। फॉरवर्ड करा के तब आप डाक से तो भेज नहीं सकते, फिर वापस। तो आप लौट के आइए इस फॉर्म को जमा करिए। फ्राइडे एंड सैटरडे संडे सिर्फ 2 दिन थे बीच तो में। जो हमारे CMO साहब थे, जटाना साहब थे, वो भी नहीं है बेचारे अब। जी। अब उनको भी मुझे हमेशा कहते थे यार तुम इतने क्वालिफाइड हो, तुम यहाँ PSC में कहाँ पढ़े हो? हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा सर मेरा है KGMC में जाने का, अभी कोई पोस्ट नहीं है उस वक्त जब। जी। और जब मैं वो फार्म लेके गया तो हमें आज भी याद, उनके चेहरे पे इतनी खुशी आई। वैसे तो फॉर्म का जो फॉरवर्डिंग होता है बहुत टाइम लगता है CMO ऑफिस में, जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारा फॉर्म लो मैं तुम्हें तुरंत करता हूँ। उन्होंने फॉरवर्ड किया, मैं फिर रुद्रपुर आया और सीधा मैं रुद्रपुर से नैनीताल आया बाई ट्रेन, और कोई जरिया नहीं था। जी। और सुबह सोम को मैं यहाँ सोम लास्ट डेट थी 5 बजे तक। जी। मैंने सुबह फॉर्म जमा किया, ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरा हो जाएगा। ये देखिए ना, एक सब नियति है। जी बिल्कुल सर। फॉर्म जमा कर दिया, 5-10 दिन में इंटरव्यू आ गया। हाँ जी। इंटरव्यू में मेरे साथ, क्योंकि TVHS डिपार्टमेंट में बहुत सालों से कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। जी, वैसे ही बहुत कम लोग होंगे। हाँ, कम लोग होता था। तो मेरा इंटरव्यू भी आ गया, और मेरे इंटरव्यू में पता लगाया कि मेरे साथ मेरे जो सीनियर भी जो पढ़े थे, और मेरे जूनियर जिनको वो भी सब ने अप्लाई किया था उस टाइम। तो मेरे को कोई पता नहीं, हम नहीं क्या होगा हम नहीं पता, लेकिन उस सिलेक्शन में मेरा हुआ। और मैं ये जर्नी मेरी कि मैं KGMC में कैसे मैं अपॉइंट हुआ। तो कहना चाहिए ये नियति है, और शायद भाग्य है। नियति और आपका ब्रिलियंट माइंड और मेहनत है, मेहनत है, वो सब कुछ मिला के मुझे KGMC मेरे लिए ड्रीम था। जी सर। मैं भी ये चाह रहा था, और मैंने जो MD ज्वाइन की थी, ये दिमाग में रख के ज्वाइन किया था कि मैं चूँकि यहाँ का एक अच्छे स्टूडेंट से मैं माना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मेरिट बहुत अच्छी है, तो जब कभी इस तरह की पोस्टें निकलेंगी या और भी आगे का कोई मिलेगा, तो मेरे को मिलने में आसानी होगी। और मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही हुआ मेरे जीवन में। जहाँ भी मैंने अप्लाई किया, ये तो था अडाक अपॉइंटमेंट। जी। उसके बाद कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। जी। कमीशन में भी वही सब लोग 16-17 लोग जो वेट कर रहे थे, अप्लाई किया, और मेरा भी था। उसके पहले मुझे जापान जाने, चूँकि मैं तो अडाक में KGMC में काम कर रहा था एज ए लेक्चरर, तो मेरा को WHO कब में सिलेक्शन हो गया था 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए। जी। लेकिन वो उनकी जो लास्ट डेट थी, उन्हीं डेट्स में ये मेरा इंटरव्यू कमीशन का पड़ गया। तो मैंने एप्लीकेशन भी दिया भाई कि चूँकि मेरे को WHO में जाना है, और ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, कोई हमारा नहीं है। जी। और तो मुझे भाई या तो इंटरव्यू मेरा पहले कर लिया जाए, या जब मैं लौट के आऊँ तब किया जाए। बिल्कुल सर। लेकिन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि कमीशन भी उस टाइम इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कर रहा था। हमारे प्रिंसिपल ने लिखा ये बात को, फॉरवर्ड किया कि भाई इनकी ये स्थिति है, इनको जाना है। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा देखो कमीशन का इंटरव्यू तो मैं नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो कोई दूसरा आदमी जाएगा, और चूंकि पोस्ट मेरी थी, मैं उस पोस्ट पर काम कर रहा था पहले। जी बिल्कुल। तो वो मेरा भी वहाँ भी इंटरव्यू ये हुआ कि वो 45 मिनट इंटरव्यू चला।
और मेरे साथ 17-18 लोग और थे। जी। तो 45 मिनट में हमको लगभग हिंट सा हो गया कि, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि आपको तो जापान में हो, मैं जो कमीशन का जो चेयरमैन था वही उसी बोर्ड था, तो उन्होंने मुझसे शुरुआत ही में पूछा कि भाई आपको तो जापान में होना चाहिए था। हमने कहा साहब आप जानते हैं, आप ही के पास मेरी एप्लीकेशन आई थी कि भाई पहले ले लो या बाद में, आपने मना कर दिया। तो मैंने सोचा अगर इंटरव्यू तो मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे लाइफ और डेथ का सवाल है, इसलिए मैं साहब अभी नहीं गया, लेकिन मैंने हफ्ते 10 दिन के लिए उनको एक्सटेंशन के लिए लिखा हुआ है। होपफुली आई विल गेट इट। अगर लेकिन मुझे यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वो तो लेक्चरर के पोस्ट है ना, मान लिया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वो मेरा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो आपकी मर्जी है साहब, मेरा इंटरव्यू में अगर मैं सेलेक्ट होऊंगा तो मैं ज़रूर हफ्ते भर बाद को, और हुआ यही। मुझे हिंट वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा हिंट मुझे दिया गया। फील तो हो ही जाता है, इंट्यूशन। हाँ, नहीं, एक मेंबर ने कहा जो इंटरव्यू, उन्होंने कहा गो एंड एंजॉय योर जापान ट्रिप। सीधा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे इससे लगा। और मेरे बाद जब 16-17 लोग जो और वेट कर रहे थे, उन्होंने हमसे, क्योंकि मेरे या तो मेरे सीनियर थे वो, या मेरे स्टूडेंट थे, 4 साल में मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब आपका तो 45 मिनट वाइवा हुआ, क्या पूछा गया? अक्सर होता है ना किसी इंटरव्यूज के लिए पूछते, तो आपने बताया ना भाई मेरा ये पूछा, हाँ काफ़ी लंबा हुआ भाई। तो लंबा होने का मुझे ये लगा प्रक्रिया, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इसी पोस्ट पे काम कर रहा है। देखिए उस ज़माने में ये सब चीज़ें बड़ा ध्यान दी जाती थी कि पोस्ट पे काम कर रहा है, और ये अगर अच्छा है तो हम दूसरे को क्यों लेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उन्होंने शायद 45 मिनट वाइवा लेके मेरे को यही टेस्ट किया कि वेदर ही इज अ कॉम्पिटेंट या ऐसे ही हो गया है लेक्चरर। और उस तरह मेरा सिलेक्शन हुआ ये। और मैं उसी, आप मानेंगी नहीं, मैं इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ा, उस वक्त प्रयागराज शायद होती थी, मैं दिल्ली गया, दिल्ली के क्योंकि वहाँ पे उनके लिए भी बहुत प्रेशर आ रहा था, भाई जल्दी जाइए आप, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली में WHO के ऑफिस में गया। मैंने कहा साहब अब मैं नाउ आई एम फ्री, आई कैन गो। उन्होंने तुरंत मुझे सारे अपॉइंटमेंट दिए और मैं उसी दिन वहीं से टोक्यो चला गया। तो इस तरह से ये WHO जो फेलोशिप में, वो जीवन में, देखिए एक बात मैं और बताऊं, आपने कहा ना आप कैसे ऐसे बने, तो बनने का अभी पूछें शायद कि एक तो घर परिवार से जो ट्रेनिंग मिलती है, फिर आपके टीचर्स जो इनिशियल एजुकेटर्स थे उनसे जो मिलती, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे हाई स्कूल में। रात को पढ़ाई होती थी हमारे ज़माने में, दर्जा जब हम 6 से 8 में मुंडे रोहन पढ़ते थे। कैन यू बिलीव? लाइट नहीं, उस जमाने में लाइट नहीं थी, लालटेन जला के रात को हमारे टीचर पढ़ाते थे। ये हम कभी सुने नहीं है, कभी सुना नहीं होगा। तो इतना डेडिकेटेड टीचर्स वो थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप आरा के पास के, हाँ आरा है, उसी हमारे घर से एक लगभग 3 किलोमीटर दूर रहा होगा। तो हम लोग रात को जाते थे पढ़ने वहाँ पर, दिन में तो पढ़ाई होती थी। बिहार पढ़ाई के लिए तो बहुत कर्मठ लोग हैं वहाँ पर, तो रात को भी पढ़ाई होती थी। तो मैं कहूँगा कि ये टीचर्स की तरफ से भी बहुत सीख हमको मिली। जी बिल्कुल। फिर एक सीख और मिली जब हम KGMC, भाई KGMC टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में है जी, तो वहाँ के भी टीचर्स, हमारे जो मेंटर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे जी। तो वो भी, उनसे भी सीख मिली। और एक आखिरी सीख जो मैंने सीखी कि मैं बहुत अर्ली एज में जापान गया जी सर। मेरी WHO फेलोशिप में 36-37 साल की उम्र में गया। देखिए जब आदमी 50 साल की उम्र में जाता, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं सीख पाता, लेकिन जब हम इस उम्र में गए और जो हम जिन हॉस्पिटल में जापान में काम किए वो अपने वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल चेस्ट के थे। तो वहाँ जाके हमने देखा तो हमारी आंखें खुली, क्या हो सकता। तो जापान ने भी मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डाला। और वहाँ की सुविधाएं, वहाँ कैसे लोग काम करते हैं, वहाँ के लोग वर्क एल्कोहलिक कहलाते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं आप बहुत काम करते हो सर, जी। कहाँ से? तो शायद वो काम
और स्कूलों कॉलेजों से तो हुआ, लेकिन ये जो जापान में गए तब हमने देखा कैसे काम होता है, कैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, क्या क्या चेस्ट में हो सकता है। जी सब में जब मैं लौट के आया 90 में, तो मैंने कोशिश यही करी कि इस विभाग को उसी डायरेक्शन में ले, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस विभाग को उस डायरेक्शन में ले जा पाया। अभी आपने बीसी राय नेशनल अवार्ड की बात करी ना, जी 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 बीसी राय नेशनल अवार्ड हमारे मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। जी और मेरे को ये दिया ही इसलिए गया था कि हमने टीबी चेस्ट को कन्वर्ट करके पल्मोनरी मेडिसिन को डेवलप किया। आज पूरी इंडिया में पल्मोनरी मेडिसिन का एक फेस वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब कार्डियोलॉजी, अब एडमिशन में जो है बहुत लोग आते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी में मेडिसिन, ऐसे टीबी चेस्ट, ऐसे पल्मोनरी मेडिसिन के लिए भी लोग अब, तो ये हमारी जनरेशन ने एक्चुअली बहुत चेंजेस देखे और बहुत ही हमको मेहनत भी करनी पड़ी, और लकली हम बाहर भी हो आए देश विदेशों में, तो देखा कि कैसे कैसे हो सकता है। वो हमने यहाँ कोशिश की और हमें सफलता भी मिली। और आज केजीएमसी का पल्मोनरी मेडिसिन विभाग ही नहीं बल्कि एक विभाग और खुल गया है, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग। तो ये दोनों विभाग हमारे ही स्टूडेंट हैं, हमारे से ही ये दोनों जनरेट हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी, 2 विभाग इस वक्त केजीएमसी के बड़े, जो कि इंडिया में बड़े टॉप मोस्ट माने जाते हैं। अमेजिंग सर। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन लग सकता है, जैसे जापान का ही हिरोशिमा नागासाकी वाला एक जो ब्लास्ट हुआ था एंड यू नो द अटैक एंड ऑल, तो वहाँ की जो पेशेंट्स और इतना प्रॉब्लम्स सुना है एक ज़माने में हुई थी, तो क्या उसका भी कुछ असर वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ पे पड़ा और उसको वहाँ पे वो लोग और ज़्यादा एडवांस्ड उस चीज़ को कर पाए? हाँ, नहीं बिल्कुल पड़ा। कि आप बताइए, मुझे वहाँ बताया जाता था कि सन 45 में आप देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त बाद जापान बर्बाद हो गया। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत उन लोगों ने करी हर क्षेत्र में, बिल्कुल, इंक्लूडिंग मेडिकल क्षेत्र, कि वो जब मैं गया था 89 में तो वो टॉप मोस्ट वर्ल्ड के थे। कॉस्टलीस्ट, टोक्यो में मैं रहा हूँ, कॉस्टलीस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड था उस वक्त। और सारी फैसिलिटीज़ जो मेडिकल की थी वो भी एक टॉप फैसिलिटीज़ थी। जैसे अभी तो देखिए ना, अभी हमारा डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब अभी तो हम हर जगह अस्पताल ही खोल रहे हैं, नेचुरली खोलेंगे जब नहीं होगा। उनका डेवलपमेंट वर्टिकल हो रहा है, वो सब क्रॉस कर चुके हैं। तो अब एक एक, जैसे पल्मोनरी में ही वो एक एक नए विभाग, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं ओसाका में 1.5-6 हफ्ते काम किया था, एक चेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ का। वो कहते थे कि ब्रॉम्पटन है, इंग्लैंड का ब्रॉम्पटन बड़ा मशहूर है, कहते ये हमारा ब्रॉम्पटन है। और बात सही भी थी। वहाँ पर लंग कैंसर की पढ़ाई जब इंडिया में बहुत कम होती थी, वहाँ लंग कैंसर 2 तरह के होते हैं। वहाँ लंग कैंसर के उस चेस्ट हॉस्पिटल में 2 विभाग थे। माय गॉड, कहनी में अब हम जो हम 89, हाँ, मैं आज भी हम किसी को ये बात सुनाते हैं तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। 89 की बात है। और ये बात, लेकिन जब हमने वहाँ लंग कैंसर देखा, 2 विभाग हैं, 2 हेड हैं, तो हम केजीएमसी में लौट के आए। तो हम लोगों ने थोरेसिक ऑन्कोलॉजी की एक यूनिट केजीएमसी के चेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने डेवलप कराया। अब आज भी लंग कैंसर के मरीज काफ़ी संख्या में वहाँ देखे जाते हैं। सुपर सर। केजीएमसी से सैफई एंड दिल्ली। जी, मैं केजीएमसी में एक्चुअली, मेरा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। केजीएमसी से मेरा नाम रेकमेंड होके पटेल चेस्ट के लिए गया था जी। लेकिन वहाँ समय लग रहा होगा, तो फिर सैफई की डायरेक्टर की पोस्ट के लिए किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया जी। और मैं जिन दिनों रेकमेंड किया तो उन दिनों में मैं एक्चुअली श्रीलंका में था किसी अपने एकेडमिक कार्यक्रम के लिए। वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया कि साहब, आपने जो सैफई में आपका डायरेक्टर के पद पर सिलेक्शन हो गया, आप तुरंत। हमने कहा भाई अभी तो हम इंडिया में हैं नहीं जी। अब मैं यहाँ एक बहुत ही किस्सा सुनाना चाहूँगा। हमारे जो उस वक्त वाइस चांसलर थे डॉक्टर डीके गुप्ता थे जी। वो एम्स दिल्ली से आए थे जी। वो हमारा उनका साथ 1 महीने का था। ओके।
तो 1 महीने में श्रीलंका में? नहीं, यहाँ अच्छा, यहाँ पे केजी जी, के वाइस KG चांसलर थे हाँ वो। जी, हाँ जी, KG के। तो जाते वक्त नेचुरली अपने वाइस चांसलर को हम बता के तो जाएंगे, उनको पता था कि हम गए हैं। जी तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो जी। उनके पास भी बहुत फ़ोन आने शुरू हुए ओके। कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं और इनको आप तुरंत छोड़िए जिससे जाके ये सैफई ज्वाइन कर लें हाँ, एज ए डायरेक्टर। संभाल सके वहाँ पे जी। तो बहुत, आप जानते हैं एम्स के डॉक्टर लोगों का थोड़ा अलग एटीट्यूड होता है, तो बहुत गुस्से में थे वो कि इतना फ़ोन ये कैसे डॉक्टर, उनसे वो समझते थे मैं फ़ोन करवा रहा ओह हूँ। गॉड। तो मैं तो था नहीं। तो जब मैं लौट के, मैं 1 या 2 अगस्त रहा होगा, ये है सन 2011 की बात। जी मैंने काफ़ी 40 साल KGMC में बिताए, उसमें से मैं 12-13 साल हेड रहा लगभग मैं। जी और हेड के दौरान जब 2011 आया, KGMC में उस वक्त रिटायरमेंट एज 62 थी। जी तो मैं 2011 मतलब मैं 61 साल का हो चुका, जी। मेरी 50 की पैदाइश है। तो जब मैं लौट के श्रीलंका से आया तो मैंने DK गुप्ता जो हमारे वाइस चांसलर, मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी बहुत गुस्से में थे, बोले मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम हो कहाँ। तो मैं लगभग 6 बजे शाम को मैं उनके पास गया। हाँ जी तो बोले यार देखो, इतने तुम, उनका पहला सेंटेंस था जी। कि कितने भी आप फ़ोन करा लो डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ये कौन चलाएगा, इतना अच्छा आप, वो थोड़ा डिपार्टमेंट देख चुके थे। जी जी बोले इतना अच्छा आप चला रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, कितने कोई सरकार का किसी का फ़ोन आवे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं भी बहुत लालायित नहीं हूँ, मैं KGMC में मेरा ठीक ठाक सब कुछ है, हाँ जी आप देख चुके हैं, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए आप जी कि मेरी उम्र इस वक्त 61.5 साल है। जी मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2011 की, 1 अगस्त 2011। जी सर। तो वो मानेंगी नहीं, DK गुप्ता साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ओह गॉड। ओह माय गॉड। बोले, उन्होंने ऐसे ही कहा, हिंदी में बोले यार तुम 61.5 साल के हो गए, लेकिन चेहरे से तो नहीं लगते हो तुम। सर स्टिल यू लुक सो फिट। हम ये समझते थे कि तुम 54-55 साल के हो, गॉड ओके। अभी तुम्हारे 5-6 साल बचे हुए हैं। जी तो उन्होंने, अरे तुम जब 61.5 साल के हो गए हो भाई, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, मैं तुम्हें सुबह छोड़ दूंगा। ओह गॉड वाओ। और उन्होंने मुझे रिलीव किया। जी देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका एटीट्यूड ही डिफरेंट। पहले तो उन्होंने सोचा भाई KGMC की भलाई के लिए हाँ ये हम इनको क्यों छोड़ें, जी बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें लगा कि 6 महीने बाद इन्हें हम कुछ दे नहीं पाएंगे हाँ जी तो हम क्यों रोकें इनको। बिल्कुल और इनको डायरेक्टर की पोस्ट मिल रही, मिल तो रही है। 3 साल पोस्ट 62 से 65 हो जाती है हाँ उसमें जी, उम्र, जी जब सर। आप डायरेक्टर VC बन जाते हैं हाँ तो जी 65। सर। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को अपने बुलाया, बोले डॉक्टर साहब को कल सुबह छोड़ो, एक छोटा सा फेयरवेल करो और जिससे जाएं, उनको लियन भी दो। बल्कि हमें याद है रजिस्ट्रार ने हमारे कहा साहब 6 महीने में लियन नहीं मिलती है, तो बोले नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ लियन दो। वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उन्होंने ठीक है जाएं, मन नहीं लगेगा लौट आएंगे अपना बिल्कुल KG में। बिल्कुल हाँ जी तो मैं खैर वहाँ इस तरह मैं सैफई का डायरेक्टर बना। जी मुझे उन्होंने सुबह मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख अगस्त को छोड़ा। ये सब काम बिल्कुल से 15 दिन के अंदर हुआ। और मैं यहाँ शताब्दी ट्रेन से, हमें आज भी याद है, हम लोग गए वहाँ, मतलब सैफई का जो रेलवे स्टेशन इटावा है, जी वहाँ वो लोग, मैंने बता दिया उन लोगों कि भाई आज मैं आ रहा हूँ, तो गए। और मैंने मेरे जीवन में कंटिन्यूअस सर्विस थी, कभी भी निरंतरता मेरी नहीं नहीं टूटी थी। टूटी जी तो यहाँ भी मैं शाम को मेरा उन्होंने वो बनाया और मैं अगले दिन जा कर के मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह सैफई में। और जब मैं सैफई में था, चूँकि मैंने बता चुका हूँ रेफरेंस कि पटेल चेस इंस्टीट्यूट का भी मेरा नाम यहीं KG से ही गया चल ही रहा था उस समय। चल रहा था। तो अचानक एक दिन मुझे सैफई के ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में बैठा था, तो एक फ़ोन मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब आपका पटेल चेस्ट में सिलेक्शन हो गया। वाओ कमेंडेबल। दिस आई गॉट न्यूज़ अराउंड 7 PM इन द इवनिंग। आई वॉज सिटिंग इन माई, मैं थोड़ा देर तक बैठता था, कैबिन में। तो डायरेक्टर ऑफिस में बैठा था। जी डायरेक्टर ऑफिस। तो मुझे भी, मेरी भी एक ड्रीम थी कि मैं पटेल चेस्ट, पटेल चेस्ट ऐसा है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट,
इस हिंदुस्तान का चेस्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ओके। और मतलब इसको 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे है ही है। जी, बिल्कुल। इन लोगों ने मिल के ये देखिए 1949 में कोई चेस्ट डिजीज़ के बारे में सोचता नहीं था। केजीएमसी का भी जो टीबी डिपार्टमेंट था ये सन 46 का था। ओके। तो केजीएमसी का भी बहुत पुराना था, जी। लेकिन उस समय चेस्ट डिजीज के बारे में कोई नहीं सोचता था। हाँ जी। लेकिन दे थॉट अबाउट इट राइट। एंड दे ओपनड इन दिल्ली। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसे हमारा केजीएमसी पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का पार्ट था, जी। तो ये पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ चेस्ट ही नहीं, चेस्ट के अलावा और सारे अलाइड साइंसेज, सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ एमडी एमएस होता है, एमडी होता है, वहाँ पर पीएचडीज होती हैं, सब होती हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम था। तो इस तरह से लगभग 1.5 साल सैफई में रहने के बाद जब मेरा पटेल चेस्ट में हुआ तो मैंने जाके वहाँ ज्वाइन किया, और मेरे आखिरी 3 साल मैं पटेल चेस्ट में रहा। और 2015 में मैं जब 65 पूरा हुआ, क्योंकि जब आप डायरेक्टर और वीसी बन जाते हो तो आपकी 62 से उम्र बढ़ के 65 हो जाती है। तो मैं 2015 में मैं वहाँ से सुपर एनुएट होके वहीं, एक्चुअली मेरी पेंशन तो केजीएमसी से बनती, क्योंकि ओरिजिनल मैं केजीएमसी का था। जी सर। ये डायरेक्टर और वीसी की टर्म पोस्टिंग होती है। जी। तो वहाँ से जाके मैं 15 के रिटायर, वहाँ से जब मेरा 65 साल पूरा हुआ तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और मैं लखनऊ मक्का, चूँकि मैं रहने वाला था, मेरी आधी ज़िंदगी लखनऊ में बीती है। जी सर। तो एरा मेडिकल कॉलेज के लोग मेरे से पहले भी संपर्क में रहे कि भाई आप हमारे यहाँ जब भी आपका नौकरी पूरी हो तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल आप एक्स्ट्रा नौकरी कर सकते हो। ओके सर। तो मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि 2015 में मैं तब से मैंने यहाँ पर एरा लखनऊ मेडिकल एरा भी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। ये फर्स्ट 30 मेडिकल कॉलेजेस में इसका भी नाम आता पूरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। और दूसरी बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में शायद ये फर्स्ट 2-3 टॉप में नाम आता है। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैंने भी सोचा भाई हम यही काम करेंगे। और मैं अभी भी सौभाग्यवश मैं अभी भी एरा मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेसर के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। वंडरफुल। और तो इस तरह मेरी जर्नी हुई कि केजीएमसी से शुरू होके सैफई से पटेल चेस्ट, और अल्टीमेटली आफ्टर माय रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट मैं यहाँ एरा मेडिकल कॉलेज में तब से काम कर रहा हूँ। सर, एरा मेडिकल कॉलेज का आपका एक्सपीरियंस कुछ और डिटेल में शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। एरा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। जब मैं केजीएमसी में ही था, लगभग 2010 की बात है, मेरे रिटायरमेंट के 2 साल रह गए थे। तो एरा के जो हु मैटर्स, जो जिनका मतलब कहना चाहिए मालिकन, वो मेरी जहाँ आप बैठी यहीं आके मेरे यहाँ बैठे आए, बोले डॉक्टर साहब हम आपके घर आना चाहते हैं। वो लोग बहुत कम ही किसी के घर जाया करते हैं, और चूँकि उन्होंने कहा हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हमारी इच्छा है कि आप केजीएमसी से छोड़ के एरा मेडिकल कॉलेज में आइए। तो मैंने कहा भाई देखिए आप आए हैं, बैठिए चाय पीजिए, लेकिन केजी इज़ माई फर्स्ट लव। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज जो भी हैं वो केजी ने मुझे दिया। जी। तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि मैं केजी में जब तक मैं नौकरी है तब तक तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आपको मैं वादा करता हूँ कि जब मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा तो कहीं ना कहीं तो नौकरी करूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 70 तक कर सकते थे। हाँ जी। तो मैंने कहा हम वादा करते हैं कि जब भी हम रिटायर होंगे सरकारी नौकरी से या केजी से, तो उस वक्त क्या पता था कि हम सैफई में डायरेक्टर बनेंगे, पटेल चेस्ट में। तो हमने कहा बात सर अभी 2 साल और बचा, 2 साल बाद हम आपके ज्वाइन करेंगे। फिर क्या हुआ अभी बताया, सौभाग्य से मैं डायरेक्टर बना सैफई। तो ये लोग दे ऑलवेज फॉलोड मी।
कि नहीं डॉक्टर साहब ये सरकारी जितने तंत्र हैं आप डायरेक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है, अब आप इसको पूरा करके आइए और अपना वादा आप याद रखिएगा कि आपने कहा था कि जब भी मैं इन चीज़ों से मैं फारिग होऊंगा तो मैं आपको हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। और ये हुआ जब मैं 2015 में लौट के आया दिल्ली से, फिर ये लोग मेरे से बात हुई, कहा डॉक्टर साहब आप ही ने कहा था। हमने नहीं हमें कहें, हमारे यहाँ मैं लखनऊ लौट के आया तो मैं चूँकि डायरेक्टर रह चुका था तो यहाँ सारे जितने भी कई मेडिकल कॉलेज तब तक लखनऊ में प्राइवेट खुल चुके थे, सब ने मतलब कोशिश तो करी हमारे संग कि मैं उनके यहाँ जुड़ने का, लेकिन मैंने कहा देखो भाई हम भी कमिट किए हुए हैं। कमिट देखो इंसान की एक वो होती है, फितरत होती है जी। हमने कहा और देखो एक इमोशनल झुकाव भी होता है। हमने कहा देखो भाई हमने कमिट किया हुआ है कि भाई हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे तो भाई हम दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग इन एरा। एरा इज़ बहुत ही, मैं तो कहूँ अगर एक लाइन, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बहुत ही 15 सालों में एरा एक टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का दर्जा पा चुका है जी। लगभग अंडर ग्रेजुएट सीटें बहुत बढ़ गई हैं जी। 100 से ज़्यादा, 100-125 से ज़्यादा हमारे यहाँ पीजी हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। हमारे पल्मोनरी मेडिसिन में भी 4 सीटें हैं पल्मोनरी मेडिसिन की जी जी। तो कहने का मतलब उन्होंने अच्छा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट दे डेवलप और बहुत सी नई चीज़ों का, एक्चुअली जो एरा का जो मैनेजमेंट है ना जी सर, दे आर वेरी साइंटिफिक। ओके, आई नो देम वेरी वेल क्योंकि हम क्लोजली रिलेटेड हैं जी सर। और तो इतने साइंटिफिक हैं। आप कोविड के दौरान देखिए एरा का नाम कितना हुआ, पूरा अस्पताल ही कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया। बल्कि जिस कमरे में मैं बैठता था वो कोविड का प्राइवेट रूम बन गया समझिए। तो कोविड में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हमने नई चीज़ों का वहाँ आविष्कार भी किया कोविड में। हमने जो है वो एरा वालों ने, क्योंकि हमारी जो ऊपर का टॉप मैनेजमेंट है बहुत ही साइंस की तरह सोचती है जी। तो मोहसिन मिशन साहब, उनके तो कई लोग हैं जी सर, जो बड़ा उनका साइंटिफिक अप्रोच है जी सर। तो बहुत से अपार्ट फ्रॉम एलोपैथिक ड्रग जैसे और भी जो क्या है, दे कीप ऑन रिसर्चिंग जी। तो एरा में भी हमारी डाइट डेवलप करी गई थी कि क्या डाइट में इम्यूनिटी कैसे कोविड पेशेंट के लिए। तो एरा का बहुत नाम हुआ कोविड, और कोविड में एरा ने बहुत मदद करी जी, याद है बहुत। और लोगों का इट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल शॉर्ट आफ्टर एरा मतलब कोविड के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं तो अब लगभग 8 साल हो गए जी सर। 8 साल में मेरा एक्सपीरियंस एरा के संग बहुत अच्छा रहा। और मेरी इच्छा है कि एरा दिनों दिन और रात वैसा बढ़ती जाए। विश फिंगर्स क्रॉस्ड। सर आपकी जो पब्लिकेशंस, जो भी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए, बुक्स तो मेरी लगभग 12 आ चुकी हैं अब तक। ओह माय गॉड। और जर्नल्स तो आपके बहुत सारे हैं। पब्लिकेशन हमारे लगभग 300 से ज़्यादा है। माय गॉड। तो बुक्स की मैं थोड़ी सी बात बुक की मैं थोड़ी बात बताऊंगा जी सर। पहली किताब मैंने एक एटलस लिखा। एटलस मतलब जो फोटोग्राफी से लिंक होती है जी। हम लोग ब्रांकोस्कोपी करते हैं जी सर, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में, हमारा डिपार्टमेंट पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें वीडियो ब्रांकोस्कोपी आई जी सर। ये आपने पिछले इंटरव्यू में बताया। 99 में आई जी। किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं था। आप ही लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सबसे पहले केजी में इंट्रोड्यूस की। तो वीडियो ब्रांकोस्कोपी आने से उसकी फोटोग्राफी बहुत इम्प्रूव हो जाती जी। अच्छा, हमारा शुरू से एक आदत रही है रिकॉर्ड कीपिंग की जी। हमारे पीजी लोग जितने हैं सबको पता था कि डॉक्टर साहब के संग काम करना है तो एक तो फ़ोटो लेने आना चाहिए जी। और दूसरा उनके साथ बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खुद वो बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब वो मैं रिकॉर्ड, तो मैंने पहली किताब जो ट्राई करी लिखने की वो एटलस ऑफ फाइबर ऑप्टिक ब्रांकोस्कोपी ओके, विच आई स्टार्टेड। मैं तो ये कहूँ कि 2003 जब हमारे पास 2000 में आ गया ये ब्रांकोस्कोपी, तब से हमारे मन में एक ड्रीम थी ओके
कि ये किताब हम एटलस छापना मुश्किल, किताब लिखना आसान है, हाँ जी सर, एटलस छापना बड़ा इतने मुश्किल। रिकॉर्ड्स रख हाँ, के इतना उसको रिकॉर्ड, सारे पिक्स फिर के वो साथ कलर्ड एक्सप्लेन फोटो करना। पिक्चर। तो कई पब्लिशर से मेरी बात हुई, अल्टीमेटली मैं जेपी पब्लिकेशन है, बड़ा मशहूर है मेडिकल साइड में, उनके पास गया तो उन्होंने भी मुझे लगभग 6 महीना, मतलब ये पब्लिश होने में किताब मुझे 5-6 साल लग गया। Oh God. एंड आई वॉज वेरी, मतलब मैं थोड़ा दुखी भी हुआ जी कि 5-6 साल से मेरी एक किताब, क्या मैंने गलत हाथ रख दिया। अच्छा, उनका भी कहना बहुत सही था। तो जेपी वालों ने भी एक बार कहा, सर ये फोटोग्राफ की क्वालिटी आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, इस फोटोग्राफ्स के संग तो बड़ा, क्योंकि भाई देखो हमने फ़ोटो वो 2001 से लेके और 2005-6 तक जो भी होगा उस वक्त की जो भी फोटोग्राफी जी। वही तो हम करेंगे। बिल्कुल सर। तो उन्होंने भी अल्टीमेटली, लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी, मैं ये सब चल ही रहा था, मैं केजी में था तब, जी तो मेरे, तब मैं दिल्ली पहुंच गया पटेल चेस में, ओके, पटेल चेस के तभी डायरेक्टर थे। दौरान, हाँ जी उसी दौरान। जेपी ब्रदर्स जो हैं वो दिल्ली में ही हैं। जी सर। तो उनके किसी, उनके रादर हम कहते हैं ओनर जो जेपी पब्लिकेशन, उनकी मदर शायद या कोई वाइफ बीमार पड़ी, मुझे याद नहीं। ओके। तो एक दिन मेरे पास फ़ोन आया ऑफिस में, मेरे पीएस ने मुझे बताया कि साहब जेपी वालों ने कुछ, मैंने सोचा शायद किताब के बारे में कुछ बात करना होगा जी। उनको। तो मैंने बात किया तो उन्होंने कहा शायद उनकी कोई बीमार थी, वो हमको दिखाना चाहते थे। ओके। देखिए डॉक्टर के पास ये भी एक बहुत बड़ा पावर होता है, जी, अगर आप अच्छे बहुत डॉक्टर रिसोर्सफुल हैं। होते हैं डॉक्टर्स। हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं, ले आइए, मैं देखूंगा। जी मैं डायरेक्टर जरूर था लेकिन मैं ओपीडी करता था। जी सर। मैंने उनको अपने कमरे में बुला के देखा और वो लकीली ठीक हो गई हमसे। वाह। तो जब ठीक हो गई तब मैंने उनसे, क्योंकि वो मालिक थे जेपी के, विज साहब मुझे आज भी याद है, जी मैंने कहा देखिए भाई ऐसा है, मेरी एक एटलस आपके यहाँ चल रही है, जी बहुत दिन से चल रही है और अभी कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रही जी। है, एक तरह से मना ही हो गया है। ओके। तो मैंने उनको कन्विंस किया, बोले, हमने कहा, उन्होंने जब मना करके क्या कह रहे हैं साहब ये फोटोग्राफी जो है जी। इसको फिर से आप फोटो खींचिए। तो मैंने कहा भाई फिर से कहाँ वो मरीज आएंगे, हाँ, बिल्कुल राइट। हम उनकी फोटो फिर से कैसे। हाँ, वो तो हमने मुमकिन ही कहा नहीं है। आजकल फोटोशॉप है, उस जमाने में आ चुका था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, यानी 11 में गया पटेल, 12 में चला गया पटेल चेस। जी तो मैंने कहा भाई आज का टाइम ऐसा है विज साहब कि फोटोशॉपिंग हो जाती, क्या हो जाती है, बहुत से सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो ये तो बात नहीं समझ में आ रही, इसको आप ठीक क्यों नहीं करा सकते। जी बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक कराऊंगा। हमने कहा देखिए हमारे पटेल चेस से जेपी वालों का जो ऑफिस था वो मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पे। ओके। मैंने कहा मैं स्वयं, मैं दिन में तो नहीं आ सकता, लेकिन यह है कि जब टाइम बताएंगे शाम के वक्त थोड़ा मैं फ्री होऊंगा, तो आई कैन सिट एंड, मेरे पास सारे रिकॉर्ड, उन्होंने कहा रिकॉर्ड है, हमने कहा हमारा सब है। जी आई एम थैंकफुल टू जेपी फॉर माई इनिशियल बुक। जी सर। वो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप, रिकॉर्ड कहाँ है आपका। हमने कहा मेरे लैपटॉप पे है, डेस्कटॉप पे, दोनों जगह है, मैं 2 जगह रखता हूँ। मुझे अमेरिकन ने एक सिखाया था, कभी रिकॉर्ड एक जगह नहीं रखना चाहिए, हाँ जी। कभी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया को तो कुछ मिलेगा नहीं Yeah, आपको। they say, you know, don't put all your eggs in one basket. हाँ, दे आर वेरी प्रेशियस थिंग फॉर यू। तो मैंने कहा दोनों जगह है। तो बोले हमारा आदमी आपके घर आएगा। जी और क्या टाइम आपको। हमने कहा भाई देखो हम 8 बजे के बाद तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। कैन यू बिलीव कि उनके, देखिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टरी, ये डॉक्टरी की पावर है। जी। अदरवाइज डॉक्टर्स की भी पावर है, और या ये फिर से वही डेस्टिनी भी है कि उनको बीमार होना था। वो मेरे से ही, मेरे कोई, अरे बहुत से डॉक्टर हैं मेरे को ही दिखाना चाह रहे थे, तो मैं अपनी बात को उनके सामने रख पाया। जी। और उन्होंने माना भी, और वो एटलस छपी 2014 क्या में, बात है। और जिसका कि जो रिलीज़ जो है वो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने किया था दिल्ली में 2014 में, और मुझे आज भी वो रलिस है उस किताब के बारे में। और वो अभी भी, अब उसका पहला एडिशन था, वो अभी मैं उसके सेकेंड एडिशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी पहली किताब थी जो बड़ी मुश्किलाहट से छपी। मैं बड़ा दुखी भी हुआ
लेकिन फिर अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली। जी उसके बाद तो मेरी 12 किताबें आ चुकी हैं। जी ट्यूबरक्लोसिस पे मेरी 4 किताब है, और ये एटलस जो मैं बता रहा हूँ ना, टोटल इंडियन हमारे पेशेंट, जैसे हम जो पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, बाहर के केसेस का पढ़ते हैं, जी सर, हमारा अपना मरीज, अपनी ही इक्विपमेंट, अपनी अपने studies। जी, उस पर बेस्ड था वो। wow, और हमारी this जो was जितनी भी किताबें लिखी उसमें हमने अपना इंडियन इनपुट डाला, entirely novel ideas, नावल। और novel अभी जो pictures। मेरी 12वीं किताब अभी जस्ट कुछ दिन पहले अभी आई है, अभी रिलीज नहीं हुई है वो, जी जी बल्कि आज एक 4 बजे मैं कह रहा था ना, 4 जी, बजे जी, एक आपका एक सेमिनार। उसका एक ई रिलीज ओके, हम लोगों ने ओके, प्लान किया है, ऑलराइट, ऑनलाइन रिलीज। जी सर, तो वो एक्सरे की किताब है। ओके, एक्सरे की किताब मोस्टली आपने सुना रेडियोलॉजिस्ट लोग लिखते हैं, जी सर, लेकिन ये मैं शायद बहुत कम चेस्ट फिजिशियन हैं जिन्होंने, जो बड़ी मशहूर किताबें हैं रेडियोलॉजी की, फेल्सन, दे आर ऑल वेरी इंटरनेशनल रिप्यूट के रेडियोलॉजिस्ट हैं, हाँ जी, लेकिन चेस्ट फिजिशियन ने किताब बहुत कम लिखी है जी, चेस्ट एक्सरे पे। एक्सरे पर, तो मेरी ये किताब 2 वॉल्यूम में है, और मैंने चूँकि चेस्ट एक्सरे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, पीजीज को पिछले 40 साल से पढ़ाया है, जी, और मेरे उसमें से जो स्टूडेंट्स थे वो तो अब सब प्रोफेसर और डायरेक्टर बन गए हैं, तो वो सम ऑफ देम बिकम फेसबुक फ्रेंड। oh God, और फेसबुक पे उन्होंने लिखा कि सर जो आप पढ़ाते थे, जो आप एक्सरे दिखाते थे एमबीबीएस के दौरान, एमबीबीएस के स्टूडेंट, जी, तो वो सर एक्सरे कहाँ हैं आपके, क्यों नहीं आप मतलब उसको एक किताब के शेप में, दे एक्चुअली कम they gave you the idea, आइडिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने उसका एक यूट्यूब बनाया, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मेरा एक्सरे का हाउ टू अप्रोच यूट्यूब लेक्चर है, उसको लगभग 3 लाख लोग व्यू कर चुके हैं। wow, अभी साल भर पहले मैंने डाला उसको, beautiful, और उन्हीं लोगों के डिमांड पे। और ये किताब भी अब जस्ट, ये सीबीएस, ये जेपी से अलग एक सीबीएस पब्लिशर है, उन्होंने ये पब्लिश किया है। और जब ये किताब, तो मोस्टली तो कोविड के दौरान मैंने किया, ऑनलाइन ही किया, जी सर, मोबाइल से ही काम चलता था, फ़ोटो ही भेजना है। जी सर, और जब मैं अभी पिछले महीने में मुझे पब्लिशर ने बुलाया कि एक बार सर आप आकर के यहाँ पर एक बार आप अपनी निगाहों से हार्ड कॉपी देख लीजिए, हाँ। अभी तक तो आप सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी देखते हैं। जी, तो मैं गया और मैंने उनसे, मालिक से एक ही रिक्वेस्ट करी कि भाई देखो, आई डोंट राइट बुक टू अर्न मनी, एक्चुअली पैसा तो थोड़ा बहुत आता ही आता है, जी, आई राइट बुक फॉर एजुकेशन, दैट इज़ माई मोटो ऑफ माई लाइफ। जी, तो भाई इसकी, चूँकि इसको एमबीबीएस का लड़का भी पढ़ेगा, पीजी भी पढ़ेगा, प्रैक्टिशनर भी पढ़ेंगे, यही नहीं, इस किताब को अदर पैथी के लोग भी पढ़ेंगे। भाई होम्योपैथ एक्सरे नहीं देखता, जी सर, आयुर्वेद वाला भी एक्सरे देखता बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो मैंने कहा इसको भाई काफ़ी लोग पढ़ेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट था कि, क्योंकि देखो जो फोटो वाली एक्सरे होती हैं उसकी कीमत बहुत होती है, नेचुरली पैसा खर्च होता है, पैसा तो खर्च सब पब्लिशर ही करते हैं। जी, बिल्कुल सर, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द पब्लिशर कि उन्होंने एक वॉल्यूम की कीमत, मतलब दोनों वॉल्यूम की कीमत लगभग 1100 रुपये, आप मान नहीं सकती। वंडरफुल, मेरे एटलस की कीमत जब पहली बार आई थी तो 3000 थी। हाँ, ये तो बहुत अब उसकी कम कीमत, है, बहुत reasonable। अब उसकी कीमत एटलस की जा करके है लगभग 7-8 हज़ार। लेकिन ये इन्होंने मेरे को बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, मैं सोच रहा था कहीं 2000 के आसपास, ये दोनों किताब की कीमत जो लिखी है वो लगभग 1100 के आसपास। और जब ये दुकान वाले बेचते हैं ना तो 25-30%, तो ये किताब मैं भी देख रहा था 350-400 में एक बुक, दोनों किताब आर्ट्स। तो ये मैं इस तरह से सीबीएस वालों का मेरा पहला पब्लिकेशन है, एंड वट एवर रिक्वेस्ट आई मेड दे हैव कंसीडर्ड इट। और किताब ये काफ़ी पॉपुलर हो, क्योंकि इसको बहुत लोगों ने पढ़ा है मुझसे, और उन्हीं की डिमांड पे किताब ही आई है। जी सर, तो होपफुली तो ये मेरी किताबों की जर्नी है। पब्लिकेशन आपने पूछा, वी केप्ट ऑन पब्लिशिंग फ्रॉम, देखो हमारे टाइम में पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी नहीं था प्रमोशन के लिए, अब तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रमोशन के लिए पब्लिकेशन जरूरी कर दिया है, कि इतने 3-4 होने चाहिए, तब ये बनेंगे, तब एसोसिएट बनेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम में कुछ जरूरी नहीं था।
जी, लेकिन एक अपनी स्वयं की इच्छा और स्वयं की, विल तो पावर। बाय दिस टाइम आई हैव अराउंड मोर देन 300 पब्लिकेशंस, माय गॉड। मेनी ऑफ देम आर इंटरनेशनल, मेनी ऑफ जी, देम आर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आदमी को मेहनत करना चाहिए, जी, काम करना चाहिए, दुनिया में हर चीज़ वो प्राप्त कर सकता है। जी, बिल्कुल। सर, आपको जब डॉक्टर बीसी नेशनल अवार्ड मिला, तब आपको कैसा फ़ील हुआ? लाइक देखिए, द बीसी मोस्ट राय, प्रेस्टीजियस हाँ, यस अवार्ड। यस, यू हैव पुट अ राइट क्वेश्चन। बीसी राय नेशनल अवार्ड भी एक्चुअली मैंने बता चुका हूँ कि डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा अवार्ड यही है, जी सर। और हमने कभी ड्रीम नहीं किया था। और 2008-9 में हमारे किसी एक मेंटर थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा सीवी इतना अच्छा है, क्यों नहीं भरते तुम? जी, तो मैंने भरा, और बीच में बीसी राय नेशनल अवार्ड बंद भी हो गया था, जी सर। नहीं हो पा रहा था। जी, तो 8, 9, 10 का जो एक 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 हमारे पास अचानक 2016 में फ़ोन आया, जी सर। नेशनल MCI, अब तो नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया, जी। तो भाई आपको अब बीसी राय मिल गया। ओह तो गॉड। मैंने कहा भाई कब? मैंने बहुत पहले एप्लीकेशन डाली थी। हाँ जी। बोले डॉक्टर साहब ये 8, 9, 10 3 साल के बीसी राय जो फाइनलाइज हुए वो एक साथ 2016 में दिए गए। ओह माय गॉड। तो इस तरह मुझे बीसी राय को मैं समझता हूँ एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जी सर। और हमको इसीलिए बीसी राय मिला कि हमने चेस्ट डिजीज़ के फील्ड में काफ़ी काम किया, और ट्यूबरकुलोसिस को पल्मोनरी मेडिसिन में कन्वर्ट करने में बहुत योगदान है। जी सर। अब तो इसी सब चीज़ों को लेके, क्योंकि टीबी चेस्ट में बहुत कम ही लोगों को ये मिलता है, जी सर। लेकिन हमें सौभाग्य है, मिला है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई आपको मेहनत करना चाहिए। फिर मुझे पिताजी की हमेशा मैं कोट करता हूँ, आप काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। जी। फल तो जो रास्ते डेस्टिनी अपने आप में, बनते हाँ, रास्ते जाएंगे। अपने आप बनेंगे। तो हम लोगों ने काम किया, और हमको बीसी राय नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ 2016। इसको इसको इतने अवार्ड्स, इतने उस वक्त अवार्ड्स। के जो है प्रणब मुखर्जी आई जी वाज जो है, लुकिंग एट देम, आई वाज हाँ, सो इम्प्रेस्ड। प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे। बीसी राय अवार्ड प्रेसिडेंट द्वारा, जैसे पद्मश्री का फंक्शन होता है ऐसे बीसी राय नेशनल अवार्ड का भी माय फंक्शन। गॉड। तो हम दैट उस इज वक्त जो है प्रेसिडेंट हमारे रियली प्रणब रिमार्केबल। मुखर्जी थे, उनसे हमें मिला था ये। ओके। सर, आपने इतनी फॉरेन विजिट्स की हैं इतने सालों में, उससे आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस? देखिए, मैंने कहा ना, मैं इंटरनेशनल गवर्नर भी अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट चेस्ट फिजिशियन फिजिशियन। का, और 3 साल के नहीं, मैं 2 बार 6 साल रह चुका हूँ। ओह माय गॉड, तो वंडरफुल। उसमें जितने भी अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल होते हैं, सब अटेंड करना पड़ता है जी। एज ए। तो मुझे तो वैसे भी शौक़ था। मैं तो शुरू में तो जब मैं गांव में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी इतने सख्त थे कि घर से बाहर निकलने की हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी, और मैं मुंडेरवा से बस्ती नहीं देखा था मैंने। लेकिन अब तकदीर में थी ये बात, तो मैं लगभग पूरा संसार घूम चुका हूँ। ऐसा कोई देश नहीं बचा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। वाह। और बाहर जाने से एक सबसे बड़ी बात ये मिलती है, आपको नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है, नई चीज़ें आप सीख के आते हैं, जी। और उसको फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी जगह जहाँ भी काम कर रहे हैं उसको इम्प्लीकेशंस हो उसको उसके। इम्प्लीकेट कराइए। तो मैंने बहुत सीखा विदेशों से, और उनकी जापान का मैं जिक्र कर रहा था, जी। बहुत ज़्यादा सीखा, सब्जेक्ट सीखा। उनकी जो है वो, मुझे हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं मेरे पीजी लोग, कि सर बहुत काम कराते हैं। तो वो शायद मैंने ये बात, हमारे जो मेंटर प्रोफेसर खन्ना साहब थे वो भी हार्ड टास्क मास्टर थे, एक तो उनसे सीखी। जी। और प्लस जब मैं जापान गया तो वहाँ से भी ये सीखा कि कैसे लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। जापान में जब मैं था तो 4.5 दिन का सप्ताह होता था। ओके। मैंने मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज़ अ हाफ डे, ओके। एंड देन सैटरडे संडे छुट्टी। ओह वाओ। तो 4.5 दिन आपको काम, लेकिन 4.5 दिन कैसे काम होता था? सुबह 8 बजे से, कभी कभी तो 7 बजे से शुरू होता था, और रात के 7 बजे तक। माय गॉड। देयर वाज ओनली
only recess in between was half an hour for lunch, dot at 12 o'clock. मैंने वहाँ देखा एक चीज़, 12 बजते ही सब आदमी खाने पे, चाहे वो सर्जन हो, फिजिशियन हो, कुछ भी। जी जी। 4 बजे एक चाय पीने की एक रिसेस 15 मिनट का, वो भी खुद बनाना खुद पीना। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ मैंने देखी। जी। और काम कैसे इतने घंटे, अभी आज की भी मुझे सौभाग्य, भगवान का कृपा है मेरे ऊपर, अभी भी मैं 14 से 16 घंटे लगभग काम करता हूँ रोज। और वो सब सीख मुझे, मैं इसमें जापान का बहुत ज़्यादा रोल। वर्कोहलिज्म जो आपका है वो वहीं हाँ, से वर्क आया है। क्योंकि जापानीज आर नोन एज वर्क अल्कोहलिक। जी जी जी। तो वो मैंने वहाँ जाके देखा, सीखा। देखिए, जाने से सीख कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल है आप कितना उसको अक्वायर करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली। आप अपने प्रैक्टिस में कितना लाते हैं। जी जी। अरे भाई, सुनते हैं आप बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन सवाल है उसको आप अपने में समाते कितना है। जी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जी। इशू। एब्जॉर्ब कितना करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, कितना आप बदलते हैं उस हिसाब जी। से। तो हमने तो जो भी देखा, जो अच्छी चीज़ें हमको मिली, हमारे जो मेंटर जिनका मैंने नाम लिया, बीके खन्ना जी साहब, खन्ना सर, हाँ जी। तो ही वॉज अ वेरी टफ मैन। उनसे हम लोग डरते थे, बात नहीं कर सकते। हाल तो हमने उनके साथ 40 साल काम किया, एज ए फैकल्टी भी किया, लेकिन वो बहुत टफ थे। क्लास में वो स्टूल पर खड़ा कर देते थे, उसी एक्सरे पहले हमसे पहले वो पढ़ाते थे, ओके। क्योंकि हेड ही एक्सरे पढ़ाता है। जी, जी। उन्होंने बहुत लंबे साल हेड रहे, जी तो वो तो खड़ा कर देते थे, क्लास से बाहर कर देते थे। जी। वही एक्सरे क्लास हमने भी 11 साल पढ़ाए। ओह गॉड। और लेकिन मैंने उसमें क्या चेंज लाए, जी सर। ये लड़के मुझे क्यों आज चाहते हैं। जी सर। लड़के आज भी कहते हैं, साहब आप सख्त थे, जी लेकिन आप हंसाते भी थे, आप मतलब सवाल भी पूछते थे, सब चीज़ था, बड़ा इंटरैक्टिव होता था, और लड़का डरता नहीं था। और हमने ये चीज़ कहाँ से सीखी, हमने कहा हम तो डर डर के पढ़े, हमारा मेंटर ऐसा था। लेकिन अब हमें चाहिए हाँ जी। कि हम मत डराएं लड़कों जी। को, हम लड़कों को प्यार से रखें हाँ जी। और प्यार से पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। हार्ड टास्क मास्टर तो हम तब भी थे। जी हमारे क्लास में कोई लेट नहीं आ सकता था, कोई बिना एप्रन के नहीं आ सकता था, कोई बिना आई कार्ड के नहीं आ सकता था। ओके। बट देन इन द क्लास फॉर 1 घंटे का एक्सरे का क्लास, वेरी कंजीनियल एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई दोज स्टूडेंट्स रिमेंबर मी। एंड ये मैंने बुक बताई चेस्ट एक्सरे की, They only दे gave ओनली you the idea. इंड्यूस्ड मी Yeah. कि सर आपके संग एक चला जाएगा सब एक्सरे। इतना नॉलेज हाँ, इतना नॉलेज है, प्लीज डू समथिंग। सो दैट्स व्हाई आई पुट यूट्यूब लेक्चर फर्स्ट, एंड देन नाउ लकी की बुक भी, मेरी 12वीं किताब ये है। वाओ वंडरफुल। सर अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहिए। फैमिली, देखिए मैं सबसे पहले फैमिली में मेरे माता पिता के बारे में बता। मेरी माँ जो है, उनका जल्दी 47 साल की उम्र में उनको CA ब्रेस्ट हो गया था। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, जी। तो मेरे सामने ही डेथ हुई। उस वक्त मैं MD कर रहा था, तो जल्दी डेथ हुई। जी। पिताजी मेरे साथ काफ़ी, पिताजी बिजनेसमैन थे, पहले बस्ती में थे, फिर फैजाबाद आए, फिर आखिर में उनका एक्सीडेंट, एक बार वो घर में गिरे, फ्रैक्चर हुआ, तो 20 साल वो मेरे साथ लखनऊ मेडिकल कॉलेज वाले घर में रहे। मेरी वाइफ वो हाउस वाइफ हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ उनके ही सपोर्ट से। वाओ वंडरफुल। सर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये एक्नॉलेज करते हैं। और ये घर जो आप देख रही हैं, हमने पैसा ज़रूर दिया, बनवाया उन्होंने, क्योंकि हम शुरू से ही बहुत बाहर रहते थे, इधर उधर आना जाना। बिल्कुल, उनका तो बहुत बड़ा हाथ रहा हर होगा। डेडिक, तो मैं ये कहता हूँ हमारे जो बच्चे पढ़े, जो हमारे साथ पढ़े, सब उनका उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वाओ। आज भी हैं वो, और मतलब हम तो हमेशा कहते हैं भाई उन्हीं की वजह से हम लोग। हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू योर वाइफ। राइट। फिर हम दोनों के 2 बच्चे हैं। जी। एक मेरा बेटा है जो निखिल गुप्ता करके है, वो भी MD मेडिसिन है, जी। MBBS और MD है, और वो यहाँ RML इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का है,
जी। उसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है। ओके, ग्रेट। और उसकी वाइफ जो है वो डेंटिस्ट है, बीडीएस है। जी। लेकिन अभी चूंकि बच्चे छोटे हैं तो अभी तो अपने बच्चों में ही ज़्यादा ये बिजी बहुत रहते ज़रूरी हैं, है। घर संभाल नहीं जी। बच्चों को। मेरी बेटी वो भी एमडीएस है जी सर। डेंटल सर्जरी में, जी सर। और उसकी शादी दिल्ली में हुई। जी सर। और उसका हस्बैंड जो है वो रूपक गुप्ता करके हैं, कार्डियक एनेस्थीसिया में। ओके। ही इज़ वर्किंग इन दिल्ली। अभी बीच में लोग लंदन में थे, जी सर। अब लौट आए हैं। अब दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल में वो कार्डियक एनेस्थीसिया जी। में सब काम मेडिकल फील्ड में ही। हाँ, लगभग लगभग सभी मेडिकल। और मेरे निखिल के 2 बेटे हैं, एक लगभग 10 साल का है, एक लगभग 5-6 साल का है। जी। दोनों यही हम लोग साथ रहते हैं। बेटी जो दिल्ली में है उसके भी एक बेटी है, जी। वो भी अभी 9 साल की है लगभग। तो इस तरह ये मेरी पूरी फैमिली है, बहुत कंजेनियल है हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सब लोग रहते हैं। जी सर। देखिए बच्चे भी, मेरे बेटे के बारे में, मैं निखिल के बारे में, कई लोग, जब मैं आरएमएल में जाता हूँ तो लोग कहते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे भी सीधा है। अरे मैंने कहा भाई कहाँ से, घर से ही ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सिंसियर It है। runs in the हाँ, family। वो पता लगता है ना, लोगों के निगाहों से, लोगों की जी। बातों से पता लगता है। जी सर। तो फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे सीखें और बिल्कुल सर। आगे बढ़ें और अपना नाम करें। हाँ तो जी। यही मेरी छोटी सी फैमिली है Absolutely। पूरी। सर आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बहुत कुछ बताया, कोई और ऐसी घटनाएं कुछ और बताना चाहेंगे, चैलेंजेस जो आपने फेस किए थे देखिए सारे? चैलेंज तो मेरा ये था कि ऐसे तो मैं कभी कभी कहता हूँ मेरी लाइफ बहुत रोजी रही है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। जी। लेकिन एक वक्त था जब मैं एमडी कर लिया, जी सर। सन 80 की बात है। जी। तो मेरा यहाँ कोई पोस्ट नहीं थी। जी। मैंने आपको बता चुका हूँ जी। किस तरह से मैं लेक्चरर बना। जी सर। तो उसके पहले लेक्चरर की पोस्ट और आई थी, वो स्टेट मेडिकल कॉलेज की अलग होती थी। जी। जी। और जो मेडिकल कॉलेज केजी को छोड़ के, जी। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन मतलब हुआ था। जी। जी। वो शायद कानपुर के लिए हुआ था, लेकिन कानपुर में जिस डॉक्टर को वहाँ से छोड़ के जाना था तो वो नहीं गए, तो वो मेरा अपॉइंटमेंट मटेरियलाइज नहीं हुआ। जी सर। तो मैं बहुत दुखी हुआ उस जमाने में। और मुझे आज भी याद है, एक जॉइंट डायरेक्टर हुआ करते थे यहाँ मेडिकल डायरेक्टरेट में, वो मुझे थोड़ा जानते थे, मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनके साथ के थे। जी। तो मैं एक दिन उनके पास गया तो बड़ा मैं मायूस था। तो उनका मुझे सेंटेंस आज भी याद है। बोले देखो राजेंद्र, तुम मायूस मत हो, भगवान जो भी करता है वो सब तुम्हारी भलाई के लिए करता है। और मानेंगी नहीं, उसके कुछ ही महीने बाद केजीएमसी में पोस्ट आ गई। सी और मैं किस तरह सेलेक्ट हुआ मैं उसको पहले भी बता चुका हूँ। आपने। तो मुझे वो जॉइंट डायरेक्टर साहब आज भी याद आते हैं। वो भी नहीं हैं अब, लेकिन याद आते हैं। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, जो कुछ होता है। जी। इस तरह एक चैलेंज मेरे जीवन में, कभी बहुत ऐसे बीमार मैं नहीं, भगवान मेहरबान है मैं कहूँ। जी सर। तो एक मैं जब पटेल चेस्ट में था तो मेरे को एक अक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुई, जो बहुत ही सीरियस बीमारी होती जी, है। जी, और मैं 15-16 दिन वहाँ भर्ती रहा। ओ माय गॉड। और भर्ती मैं समझिए, जब मैं जिस दिन भर्ती हुआ उस दिन मैं 84 किलो का था। ओके। लेकिन ऊपर उसमें पैंक्रेटाइटिस में खाना पीना सब बंद हो जाता है, तो मेरा वजन घट के 15 दिन में मैं 70 किलो पे आ गया। ओ माय गॉड, 14 केजीज। हाँ, तो 14 केजी मैं कभी कभी इसको दूसरी ढंग से लेता हूँ। 14 केजी अपनी ज़िंदगी में जब भी मैं वेट घटाना चाहूँगा तो मैं कभी नहीं घटा पाऊँगा। तो भगवान ने शायद, मैं तो इस तरह लेता हूँ, भगवान ने मेरी मदद करी। ओ गॉड। उसके बाद काफ़ी मेरे को अटैक्स हुए रिकरेंट। और अब मैं वजन आप देख बहुत रहे हैं, पेनफुल होता है सर पैंक्रेटिस का। हाँ मैं बहुत अपने को अब मेंटेन करता हूँ। मेरे खाने, लाइफ स्टाइल, खाने पीने में बहुत मैंने चेंज किया। और इधर मैं कुछ, अब मेरे ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो यही कहते हैं, जो भी डेस्टिनी में होता है, जो भगवान करता है, मुझे तो लगता है हमेशा मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ, वो मेरी भलाई में थी शायद। मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना था, मेरा वेट को हेल्दी लाइफ स्टाइल करना था।
तो दैट वे अदरवाइज मेरी लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ मैं फैमिली से, मैं खुद अपने से, वाइफ से बहुत सुपर सेटिस्फाइड रहता हूँ और किसी तरह के चैलेंजेस मैंने बहुत कम फेस किए, लेकिन फिर भी जीवन में एक दो बार ऐसे, तो वो जब लेक्चरर का नहीं हुआ था मैं बड़ा दुखी हुआ था। दूसरी मैंने किताब के बारे में बताया, मैं 8 साल उस किताब पे एटलस मेहनत किया, अल्टीमेटली मना हो गया तो भाई बिकेम वेरी, मतलब बहुत ही दुखी हो गया। मैंने कहा अब मैं किताब नहीं लिखूंगा कोई भी, लेकिन देखिए उसके बाद मेरी 12 किताबें आ गई। तो वो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी मिलता है। बिल्कुल सर, ये अभी आपसे शुरू में भी हम पूछ रहे थे, लाइक इतना एनर्जी, इतना विल पावर एट दिस एज, ये कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं? अब देखिए ऐसा है कि रियली रिमार्केबल। आपने ऐसा प्रश्न, बहुत पर्सनल सवाल किया, तो उसमें मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, रोज़ योगा करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, और मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को कि भाई आप, मैं डॉक्टरों को जब पढ़ाता हूँ तो ये बताता हूँ 1 घंटा अपने पर लगाइए। जी, बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा अपने को लगाएंगे तो आपका जीवन काफ़ी ठीक रहेगा, फिट रहेगा। हाँ, और एक बात मैं और कहता हूँ कि भाई डबल पर्सनालिटी मत रखिए जी, जो रखिए स्ट्रेट, सिंपल, डाउन टू अर्थ, वो आपको जीवन में वही आगे दिखते हैं। हाँ जी, वही आगे लेके जाएगा। और तीसरा जो फाइनल में मैसेज ये यंगर जनरेशन के लिए, यंगर मैसेज है आज के जनरेशन यूथ के लिए। हाँ जी, ये देना चाहता हूँ। आप देखें हम लोग गांव से आए थे जी, और इतना तक बढ़ गए, तो मैं यह कहने का मतलब आप कहीं से आए हों, कहीं से पढ़े हों, कितना भी बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, अगर आप मेहनत करेंगे, कायदे से काम करेंगे, जी, तो स्काई इज़ लिमिट फॉर यू, आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यंगर जनरेशन को यूँ मैं यही कहूँगा जी, कि अपना मेहनत करें, काम जी, करें जी, और आगे बढ़ें। जी, बिल्कुल सर। इट वाज़ रियली वंडरफुल। जैसा कि आपकी पूरा जो स्टोरी है वो भी ये इस चीज़ को भी इशारा करती है, जैसा कि बहुत ही फेमस सा डायलॉग है ना, कोई भी चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी नियति में वो चीज़ ले आती है, आपकी डेस्टिनी भी उसी तरफ काम करती है। तो आपकी डेस्टिनी भी जैसे बुक पब्लिशिंग एंड आपका पोस्टिंग और सब आपका सुपर्ब स्टोरी रही है सर। इट्स वेरी इम्प्रेसिव योर लाइफ एंड BC Roy National Award and everything. Really, really very impressive. It's a privilege to know you and it's a privilege to be here talking to you. Thank you, madam. Thank you so very much, sir. much. Thank you.